जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने पहले लेक्चर में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि आपको याद होगा, जो मैंने ये पढ़ाया था कि हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर तीन तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और तीसरे को बोलते हैं हम यूटिलिटीज़। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब मैंने बात की थी, मैंने फ़ोन में एग्जांपल दी थी। हमारे फ़ोन में जो भी कोई भी एप्लीकेशन होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है फ़ोन में। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे एम एस वर्ड है हमारा एप्लीकेशन, हमारा एम एस ऑफिस एप्लीकेशन आता है। इसी तरीके से दूसरे प्रकार की एप्लीकेशंस आती है जो कोई भी काम करने के लिए हमारे यूज़ में आ जाती है। सो फॉर दैट रीज़न वो एप्लीकेशन जो हमारे काम के लिए आ जाए कंप्यूटर में, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में हो तभी कंप्यूटर सिस्टम चल पाएगा। असल में ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए होता है, पर्टिकुलर काम के लिए होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं होता है किसी भी कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अब अगर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने समझाया था कि ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर चल पाता है, कंप्यूटर कोई भी कार्य कर सकता है। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दी थी, विंडोज़ की एग्जांपल दी थी। इसके अलावा बूटिंग प्रोसेस मैंने समझाया था इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। एक को बोलते हैं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और दूसरे को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमें अब आगे जाके जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। इनको हम डीप अभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम यूटिलिटीज़ को देख लेते हैं। यूटिलिटीज़ में मैंने क्या बोला था, ये थोड़ा रिविजन करवा रहा हूँ मैं आपको। यूटिलिटीज़ में मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि यूटिलिटीज़ में क्या होता है कि इनमें हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। यूटिलिटीज़ असल में पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर क्लासीफाई किए जाते थे, बट अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इनको अलग से रखा गया है जो सिक्योरिटी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। मान लो अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उस वायरस से बचने के लिए हमारे कंप्यूटर में रखा गया है एंटीवायरस। इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में कोई भी स्पाईवेयर आ जाता है, स्पाईवेयर वो चीज़ होता है जो हमारी इजाज़त के बगैर हमारे कंप्यूटर से डेटा चुरा लेता है। सो फॉर दैट रीज़न जो उसके लिए यूटिलिटी रखी गई है उसके लिए एंटी स्पाईवेयर रखा गया है। इसी तरीके से थर्ड थिंग जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है मालवेयर। मालवेयर से बचाने के लिए हमारे कंप्यूटर में जो यूटिलिटी रखी गई है उसको एंटी मालवेयर कहते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको एंटी स्पाईवेयर, एंटी मालवेयर और एंटी वायरस बताए। अब हम पूरी तरीके से वायरस को देख लेते हैं। अगर हम वायरस की, एक जगह पे पूछा गया था क्वेश्चन, तो वायरस की जो फुल फॉर्म होती है VIRUS। वायरस, V स्टैंड्स फॉर वाइटल, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, R स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज, U स्टैंड्स फॉर अंडर, S स्टैंड्स फॉर सीज। अब अगर यहाँ पर देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर मतलब अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक को पढ़ना है ट्रांसलेटर और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेटर को अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है तो चीन की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चीनी जो भाषा बोलते हैं वो चीनी भाषा बोलते हैं और जो इंडियंस भाषा बोलते हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए जो हमारी भाषा को चीनी लोगों तक पहुंचाए और चीनी लोगों की भाषा को हम तक पहुंचाए। तो इस चीज़ के लिए हमारे कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज, चाहे हम इंग्लिश बोले, चाहे हम उर्दू बोले, चाहे हम हिंदी बोले, वो उसको नहीं समझ पाता है। वो असल में क्या समझता है, वो असल में लो लेवल लैंग्वेज या जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को समझता है। असल में जो हम लैंग्वेज बोलते हैं जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है, तो वो कहलाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये ट्रांसलेटर काम क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो तीन प्रकार के आते हैं। पहले दो प्रकार के आते थे, मतलब पहले जो मतलब ट्रांसलेटर, अब जो मतलब
देखा जाए तो मैं ट्रांसलेटर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ट्रांसलेटर हमारे प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं एक एक करके देख लेते हैं। पहले को बोलते हैं हम कंपाइलर, और दूसरे को बोलते हैं इंटरप्रेटर, तीसरे को बोलते हैं असेंबलर। अब हम अगर पहले ज़माने में देखेंगे 1970s में, तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो मतलब असेंबली लैंग्वेज होती थी, उस असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता था ये असेंबलर, ये उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। किस लैंग्वेज को? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। उस जो ट्रांसलेटर का क्या नाम था? असेंबलर। दूसरे प्रकार पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर असल में क्या करता है? कंपाइलर होल इंस्ट्रक्शंस को, पूरे के पूरे सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ट्रांसलेट करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो होल डॉक्यूमेंट याद रख लेना, कंपाइलर जो है वो होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देता है। अब हम इंटरप्रेटर की अगर बात करेंगे तो इंटरप्रेटर में क्या होता है? इंटरप्रेटर असल में एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देता है। मतलब हम हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है, सर अगर हमारे पास कंपाइलर था तो इंटरप्रेटर क्यों रखा गया? कभी कभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में, कुछ चीज़ों में छोटा छोटा पोर्शन कन्वर्ट करना होता है। तो सो फॉर दैट रीज़न उस छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास अब अगर मतलब ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे तो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक को बोलते हैं कंपाइलर, दूसरे को बोलते हैं इंटरप्रेटर, तीसरे को बोलते हैं असेंबलर। मेरे साथ बोलिए, एक को बोलते हैं कंपाइलर, दूसरे को बोलते हैं इंटरप्रेटर, तीसरे को बोलते हैं असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? होल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देता है या होल इंस्ट्रक्शन, होल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है? अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब असेंबलर को अगर फिर से देखेंगे तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट अपने डॉक्यूमेंट को। अब अगर बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, अब अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि मैंने ट्रांसलेटर आपको पढ़ाया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ओएस के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है। मतलब इंटरफेस ऐसा होता है, यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। मतलब जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो सिस्टम है, मशीन है, एक यूजर को समझ लेता है। ठीक है, अब मान लो हम इंसान हैं, हमारे सोच एक तरीके से, हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जो भी है, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम इस तरीके से है। अब हम मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो मशीन को अपने तरीके से सोचने पे मजबूर करेंगे या मशीन का हम सोच लेंगे। ठीक है, तो मशीन को अपने तरीके पे सोचने पे मजबूर करेंगे और हम मशीन की तरह सोचने लगेंगे। इस चीज़ को पॉसिबल किसने बनाया? इस चीज़ को पॉसिबल बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज यूज़र इंटरफेस। तो वहाँ पर 2-3 ऑप्शन होंगे, जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के फॉर्म में आ जाता है, LINUX। यूनिक्स होता है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो चीज़ें हमें समझनी है। हमें डेफिनेशन पर क्वेश्चन नहीं आता है, हमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है वो हम पढ़ने की, बेसिकली उन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ को कौन बनाता है? MS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वो विंडोज़ को बनाता है। दैट इज़ वाई विंडोज़ के सामने आप हमेशा लिखा हुआ देखोगे MS विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये कभी कभी एब्रीविएशन भी पूछी जाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑप्शन। MS स्टैंड्स फॉर MS इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS विंडोज़ स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रो कुछ और 3 ऑप्शंस दिखाई दे देंगे आपको। आपको सही ऑप्शन जो पिक कर लेना है वो है माइक्रोसॉफ्ट।
अब अगर विंडोज़ की बात करेंगे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो इनकी अनाउंसमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने की है वो की है 1983 में। किस में? 1983 में। अगर देखा पूछा जाए आपसे कि आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर या फाउंडर कौन है, ठीक है, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भर सकते हो। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे विंडोज़ से पहले हम क्या यूज़ करते थे, अनाउंसमेंट, विंडोज़ की अनाउंसमेंट से पहले हम क्या यूज़ करते थे। विंडोज़ की अनाउंसमेंट से पहले मतलब उस वक्त सबसे ज़्यादा जो चलता था वो चलता था MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस था, मतलब ये टेक्स्ट शब्दों के साथ हमें समझता था, शब्दों से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, वो हमारा कार्य करता था, वो हमारा काम करता था शब्दों से। मतलब हमारे पास माउस का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। सो फॉर दैट रीज़न अगर देखा जाए तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो कीबोर्ड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ हम उसको टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं। अब अगर बात करेंगे फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ की, फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ कब लॉन्च हुआ? 1985 में विंडोज़ 1.0 के नाम से, MS विंडोज़ 1.0 के नाम से फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ लॉन्च किया गया। अब अगर विंडोज़ ये देखेंगे तो ये वाला विंडोज़ में बेस्ट बेनिफिट क्या था, फीचर क्या था इसमें, तो ये वाला जो विंडोज़ लॉन्च किया गया 1985 में, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाया गया। मतलब हम इमेजेस को देखकर इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। तो इमेजेस को देखकर इंस्ट्रक्शंस देने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। तो हमारे पास माउस का आविष्कार हुआ था, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? माउस केम इनटू यूज़। अब अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका JK SSB के लेवल से, तो वर्जन्स ऑफ विंडोज़ पढ़ लेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको फ़ोन के वर्जन्स की बात करूँगा, तो फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जो मोस्ट पॉपुलर है? सर आप बोलोगे सर एंड्रॉयड चलता है। तो और एप्पल आईफोन वगैरह वाले फ़ोन में कौन सा चलता है? सर iOS चलता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल में चलता है। और जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज जैसे Xiaomi के है, MI वगैरह के है फ़ोन्स हैं, तो इनमें कौन सा चलता है? इनमें सैमसंग वगैरह में चलता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर इसी तरीके से देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्जन्स, जैसे आपने मार्शमेलो देखा होगा, पाई देखा होगा, नोगट देखा होगा, किटकैट देखा होगा, लॉलीपॉप देखा होगा, ये वर्जन्स हैं किसके? ये एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं। इसी तरीके से विंडोज़ के वर्जन्स को देख लेते हैं। विंडोज़ वर्जन 1985 में विंडोज़ का जो वर्जन था 1.0 था। फिर उसके बाद 1995 में 10 साल के बाद विंडोज़ 95 लॉन्च किया गया, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ विंडोज़ माना जाता है। विच वन, ये आपको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, फर्स्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ विंडोज़ कब लॉन्च किया गया? 1995 में, और विंडोज़ 95 के नाम से वो आया था। फिर उसके बाद विंडोज़ 1997 में विंडोज़ 97 को लॉन्च किया गया। फिर 1998 में विंडोज़ 1998 को लॉन्च किया गया। 2000 में विंडोज़ 2020 को लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद विंडोज़ मिलीनियम को लॉन्च किया गया, विंडोज़ मिलीनियम को लॉन्च किया गया। उसके बाद विंडोज़ XP को लॉन्च किया गया। उसके बाद विंडोज़ NT को लॉन्च किया गया। उसके बाद विंडोज़ 2003 को लॉन्च किया गया। और उसके बाद विंडोज़ विस्टा को लॉन्च किया गया। उसके बाद विंडोज़ 7 आ गया हमारे पास, विंडोज़ 8 आ गए, उसके बाद विंडोज़ 10 आ गया। और प्रेजेंटली जो हमारे पास विंडोज़ का वर्जन है वो है विंडोज़ 10.1 के नाम से वर्जन हमारे पास प्रेजेंटली है। अब अगर बात करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस कंपनी का है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। जिस तरीके से विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, बिल गेट्स के नाम से वो कंपनी है। तो अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए, प्रेजेंटली जो हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो आता है पाई के नाम से हमारे पास विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन पाया जाता है। अब अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, विंडोज़ में बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी जिसने विंडोज़ को ज़मीन से उठाकर आसमान पर रख दिया वो थी मल्टीटास्किंग। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूनिक्स में अगर देखेंगे तो उसमें हम पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सिंगल काम कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए विंडोज़ में एक टाइम पे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीटास्किंग
इज़ द फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको वहाँ पर विंडोज़ टिक कर लेना है। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें मल्टीटास्किंग की फंक्शन आ जाती है। अब अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग, OLE। अब अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो वो आती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब इसकी बात अगर पूरी तरीके से समझाने के लिए करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट लिंक कर सकते हैं और उसको वहां पर फिट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज, कोई भी चीज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं, किसी भी कार्य में लिंक कर सकते हैं और वहाँ पर उसको फिक्स कर सकते हैं। अब अगर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ की देखेंगे तो इसमें आ जाता है फर्स्ट, मतलब इसमें एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो जब हमारा विंडोज़ खुल जाता है, कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास जो पहला स्क्रीन आ जाता है ना विंडोज़ का, वो हमारे विंडोज़ का एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट को हम डेस्कटॉप कहते हैं। दूसरा जो चीज़ हमारे पास आ जाता है जिसपे छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं और जो डेस्कटॉप के ऊपर होता है जिसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, ये डिज़ाइन हम कहते हैं, डिज़ाइन ऑन डेस्कटॉप, ये भी विंडोज़ का एलिमेंट है। अब थर्ड थिंग अगर देखा जाए तो हमारे विंडोज़ के नीचे वाले बार पे जब हम कोई भी काम करते रहते हैं तो वहाँ पर एक नीचे छोटा सा एक डब्बा जैसा होता है जिसमें बहुत सारे आइकॉन छोटे छोटे बने हुए होते हैं या 2-3 आइकॉन्स होते हैं और वो क्या कहलाता है, वो हमारा टास्क बार कहलाता है। टास्क माने काम, बार माने एक छोटा सा बार, जिसमें क्या होता है, टास्क बार नाम से ही पता चल जाता है, जिसमें हमें जो भी काम एक्टिवली कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, जैसे हम वर्ड में एक फाइल लिख रहे हैं, जैसे हम पेंट में कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम गूगल पे कोई काम, क्रोम में कोई काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम करते रहते हैं वो प्रेजेंटली शो होती रहती है कि हमारे इस वक्त कौन कौन से काम कर रहे हैं। और जहाँ पर वो शो होते रहते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम इस वक्त ओपन है, तो उस वाले बार को हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। इसके अलावा जो विंडोज़ का एलिमेंट है वो है फाइल। कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हम कंप्यूटर में शेयर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो वो एक फाइल की सूरत में हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो फाइल क्या है, फाइल असल में विंडोज़ का एक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट फाइल्स को एक साथ किसी जगह पे स्टोर करेंगे तो हमारे पास बन जाता है फोल्डर। फोल्डर की भी विंडोज़ का एक एलिमेंट है। इसके अलावा रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन जो भी हम कोई भी डेटा डिलीट कर लेते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है कंप्यूटर में, वो चला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक डस्टबिन की तरह होता है जहाँ पर हम कोई भी कूड़ा घर का उठा देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, उस डस्टबिन को हमें बाहर फेंकना पड़ता है, चाहे म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में फेंकना पड़ता है या किसी जगह जहाँ पर हम अपने मतलब वेस्टेज को फेंक रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें वो फेंकना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो भी हम फाइल्स डिलीट कर लेते हैं वो पहले डस्टबिन में चली जाती हैं, वहाँ पर हम उसको कहते हैं रिसाइकल बिन। उसके बाद रिसाइकल बिन को खाली करना पड़ता है अगर हमें वो चीज़ें परमानेंटली डिलीट करनी पड़े, तो इस तरीके से वो हमें रिसाइकल बिन फिर क्लियर करनी पड़ती है। इसके अलावा एप्लीकेशन मैनेजमेंट विंडोज़ का एक एलिमेंट है जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट आपने फ़ोन में भी देखा होगा, वो एंड्रॉयड का एक एलिमेंट है। इसी तरीके से एप्लीकेशन मैनेजमेंट आपके कंप्यूटर में है जो हमारे कामों को, मतलब जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल भी कर सकता है और अनइंस्टॉल भी कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है विंडोज़ का जो एलिमेंट है वो है कंट्रोल पैनल से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कंट्रोल पैनल क्या होती है। जिन बच्चों का कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा उनको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल पैनल से क्या क्या फ़ायदे हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से आपने सारा लेक्चर समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बता दोगे कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।